जहाँ लाहौर अपनी हिस्टोरिकल प्लेसेस की वजह से मशहूर है, वहीं इस मिट्टी ने ऐसे ऐसे लेजेंड्स पैदा किए हैं जिन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आज भी पाकिस्तानी, ख़ास तौर पर लाहौर बेस्ड आर्टिस्ट का बनाया हुआ म्यूज़िक पूरी दुनिया में सुना जाता है। आज हम उन्हीं में से एक लेजेंड की बात करेंगे। स्टूडियो की चारों दीवारों के दरमियान दो लेजेंड्स आमने सामने खड़े थे, मैडम नूर जहाँ और एक कंपोज़र। मैडम नूर जहाँ ने फ़ख्र से कहा, खान साहिब, सिंगर बहुत बड़ी चीज़ होती है। कंपोज़र ने कहा, नहीं मैडम जी, क्रिएटर मौसीकार होता है। हमने अच्छी मेलोडीज़ बनाई हैं, आपने गाई हैं, आपका नाम हो गया है। मैडम ने कहा, नहीं, मेरे गाने से वो गाना बड़ा हो जाता है। कंपोज़र ने बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कहा, ये गलत बात है मैडम जी, मेलोडीज़ हिट होती हैं, हाँ, उनमें आपकी खूबसूरत आवाज़ ने चार चांद लगा दिए, लेकिन असल काम मेलोडी का होता है। इस बहस के बाद उस कंपोज़र ने एक फ़ैसला किया जो म्यूज़िक हिस्ट्री में हमेशा के लिए यादगार रह गया। उन्होंने सोचा मैडम जी को रियलाइज़ करवाना होगा कि मौसीकार की मेलोडी हिट होती है, चाहे उसे कोई भी अच्छा सिंगर गाए। कंपोज़र ने पूछा, कसूर शहर में और कोई गाने वाली नहीं है क्या? फिर कसूर से अफशां बेगम को बुलाया गया। फिल्म अक्खड़ के सारे सारे गाने अफशां बेगम ने गाए, और क्या हुआ? हर एक गाना सुपर हिट। जान कट रैया बेईमाना जान वाली गद करके। स्टूडियो का दरवाज़ा खुला, मैडम नूर जहाँ अंदर दाखिल हुई। कंपोज़र ने मैडम की तरफ देखा, दोनों हंसने लगे। मैडम ने इखलास से कहा, खान साहिब, देख लें, आपने अपनी बात मनवा ही ली। कंपोज़र ने मुस्कुराते हुए कहा, देख लें मैडम जी, मौसीकार इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप। वो अजीम कंपोज़र, म्यूज़िक डायरेक्टर थे बख्शी वज़ीर, जिन्होंने पाकिस्तान को बेहतरीन म्यूज़िक दिया। ये उनकी फेमस कंपोजिशंस में से एक है। जदों होली च लेना मेरा नाम मैं खा मर जानिया। बख्शी वज़ीर साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो अपने पीछे अपनी बाकियात छोड़ गए। आज उनकी लेगेसी उनके बेटे नईम वज़ीर के हाथों में है, जो अपने बाप की रवायात को पूरी शान व शौकत से आगे बढ़ा रहे हैं। आए जानते हैं नईम वज़ीर के बारे में कि वो कैसे अपने फादर की लेगेसी को लेकर चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मफल्ड माइंड्स, फाइंड योर क्लैरिटी। आई एम योर होस्ट खावर। व्यूवर्स, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक अपनी रूह है, एक अपने साज की खुशबू है। ऐसी कंपोजिशंस जो सिर्फ कानों तक नहीं, दिल तक उतर जाती हैं। सदाबहार गाने जो आज भी किसी महफिल में बजते हैं तो रंग बिखेर देते हैं। लेकिन एक गाना सिर्फ एक आवाज़ से नहीं बनता, उसके पीछे कई रातों की मेहनत होती है। लिरिसिस्ट, कंपोज़र्स, ये सब वो चेहरे होते हैं जो कि बैक ऑफ द स्टेज जो है वो काम कर रहे होते हैं, और उन्हीं में कुछ ऐसे नाम होते हैं जो बैक ऑफ द स्टेज रहकर भी लेजेंड्स जो है वो बन जाते हैं। और उन्हीं में से एक नाम सर बख्शी वज़ीर का है, जिन्हें आप सब लोग जो है वो जानते होंगे। ए मैन हुज कंपोजिशंस स्टिल ब्रीथ इन आवर कल्चर। और आज वी हैव देयर प्राउड सन हु इज़ बेसिकली कैरिंग ऑन द लेगेसी ऑफ हिज फादर। पिछले 7 नस्लों से एक म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उठा रहे हैं। ही इज़ ए म्यूज़िक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, स्क्रिप्ट एंड स्टोरी राइटर, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एन इवेंट मैनेजर टू। एक मल्टी टैलेंटेड फनकार। प्लीज़ वेलकम सर नईम वज़ीर। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक-ठाक, खैरियत। सर, एक हमारा सिग्नेचर मफल्ड माइंड्स क्वेश्चन है, लाइक व्हाट आर यू इन जस्ट 1 और 2 लाइन्स? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर यू एंड वेयर यू फ्रॉम? So when I think about myself, what I am, तो मुझे लगता है आई एम अ हार्ड वर्कर। हार्ड वर्कर, दैट्स इट, दैट्स ओके, फाइन। एंड वेयर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम लाहौर। फ्रॉम लाहौर, एंड विच एरिया? We are from walled city. Basically, our 7 generations, which I know and I have the names of those 7 generations heads. तो हम लोग अंदरून शहर से रहने वाले हैं। मुझे ये सोच आई कि आफ्टर माय एजुकेशन, चूँकि मेरी एजुकेशन एफसी कॉलेज से हुई,
सो मास्टर्स करने के बाद मुझे ख्याल आया कि मतलब हमने क्या ऐसा गुनाह कर दिया है कि हमें अंदरून शहर में ही रहना है, हमें भी निकलना है। उसकी वजह शायद ये थी कि मेरे सारे दोस्त जो थे वो तब तकरीबन जितने भी मोस्ट ऑफ द माय फ्रेंड्स वर लिविंग बियॉन्ड द कैनाल, तो मुझे उनको मिलने आना पड़ता था, तो मुझे बहुत दूर लगता था। तो मैंने सोचा कि हमें भी मतलब वहाँ से अंदरून शहर से निकलना चाहिए। तो चूँकि फैमिली सारी अंदरून शहर में रह रही थी, दादा परदादा सब लोग, तो वो उनके लिए बड़ा मुश्किल था एक नए कल्चर में जाना। तो मैंने ये एक स्टेप लिया इन 96 96 में 96 में मैं शिफ्ट हुआ पहले एक बाल टाउन में, और एक बाल टाउन से फिर मैं 2000 में जौहर टाउन में शिफ्ट हो गया। तो पिछले 25 साल से मैं जौहर टाउन में रह रहा हूँ। नाइस नाइस। तो आई वाज रीडिंग समवेयर यू आर फ्रॉम लाइक बाटी गेट, या parents and your grandparents, सर, all of them. I'm from Bhati Gate. There's a very famous area, Mohalla Samya. Mohalla Samya is famous because of the people, those who live there, and the very renowned persons used to live there. जिनके मैं नाम लेता हुआ शायद पूरे गिना ना सकूं आपको, Please, please. तो आप वो बड़ी हैरानगी होगी और व्यूअर को भी ये मतलब एक इन्फॉर्मेशन होगी कि सबसे पहले मैं अपने छोटे दादा का नाम लूँगा, उस्ताद छोटे आशिक अली खान। Oh. ही वॉज अ क्लासिकल सिंगर, जो मेरे दादा के छोटे भाई थे, मेरे दादा गुलाम मोहम्मद। उसके बाद मैं आता हूँ अपने दादा के घर से, छोटे दादा के घर से। मेरे छोटे दादा के घर में नीचे जो किराए पे लोग रहते थे, उनमें गुलाम अली साहब की फैमिली, जो हमारे लेजेंड Yes. गज़ल सिंगर हैं, Yes. अंकल गुलाम अली, इनकी फैमिली। शौकत अली साहब, जो हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, उनके पेरेंट्स, और अलविला साहब, जो पाकिस्तान का अच्छा। बहुत बड़ा नाम, इनके पेरेंट्स। ये लोग 3 फैमिलीज नीचे रहा करते। अब ये 3 लोग उसी घर में जवान हुए और इन्होंने दुनिया में नाम पैदा किया। उसके बाद मैं अगर बाहर निकलूँ उस घर से, तो उस घर से निकलते हुए राइट साइड पे जाऊँ तो बहुत बड़ा नाम फ़िरोज़ निज़ामी साहब, फिर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर फ़िरोज़ निज़ामी साहब, जो हमारे मशहूर क्रिकेटर नज़र मोहम्मद साहब के भाई थे और मुदस्सर नज़र के चाचा थे। उसके बाद मैं थोड़ा आगे आऊँ तो एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे मुश्ताक अली, वो वहाँ रहा करते थे। मेरे वालिद साहब मौसीकार बख्शी वज़ीर। इसके बाद उसी इलाके में आप अगर बात करें तो अहमद अशरफ साहब, मौसीकार ताफ़ो, और बहुत से बेशुमार नाम। इवन अमजद हुसैन, एक हमारे फोक सिंगर, कराची से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, वो भी उसी इलाके के रहने वाले हैं। इसके अलावा समीना पीरज़ादा, समीना पीरज़ादा के पेरेंट्स भी उसी इलाके में रहते थे। तो ये एक बड़ा ऐसा मतलब ब्लेस्ड एरिया है कि जहाँ पे फ़नकार ही फ़नकार। मास्टर अनायत हुसैन, एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, वो बिल्कुल हमारे घर के पीछे उनका घर था। मास्टर तुफ़ैल हुसैन एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे, वो रहते थे। फिर जॉजी अंजम एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे, वो वहाँ पे रहते थे। सो इसी तरह मुझे याद आते रहेंगे तो मैं फ़िल्म मेकर वहाँ रहते थे, फ़िल्म डायरेक्टर्स वहाँ रहते थे, फ़िल्म प्रोड्यूसर्स वहाँ रहते थे। तो ये एक बहुत ही ब्लेस्ड, मैं आपको दोबारा कहूँगा, कि एरिया है कि जिसमें बहुत ज़्यादा फ़नकार रहते हैं। मतलब आपका बचपन तो उन लोगों में गुजरा होगा जो कि इटसेल्फ जो है वो पूरे का पूरा एक नॉलेज, बुक्स कह सकते हैं आप उसको, जी, मैं पूरा का पूरा नॉलेज का वर्ल्ड। एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जगह मेरे बोलने का मौका मिला, तो मैंने वहाँ यही कहा कि हम जब क्रिकेट खेलते थे बचपन में, तो बॉल जाती थी किसी घर में, तो मोस्टली किसी ना किसी फनकार के घर में जाती थी। तो वो मतलब इतने ज़्यादा फनकार वहाँ, और ये नहीं कि सारे ही फनकार थे, बड़े बड़े अच्छे, मतलब उसमें आर्मी के ऑफिसर्स भी रहते थे, डॉक्टर्स भी रहते थे जो हमारे मोहल्लेदार थे। तो ये एक बड़ा ही खूबसूरत सा एक मोहल्ला है, मोहल्ला सम्या, तो जिसमें मतलब आर्टिस्टों की भरमार है। तो शायद उधर का पानी ऐसा है कि जिसने भी पिया है, मतलब मेरा कोई मूड नहीं था कि मैं कभी लिरिसिस्ट बनूंगा, या मैं कभी म्यूज़िक दूंगा, या मैं कभी म्यूज़िक के हवाले से कोई बात कर सकूंगा। तो शायद वही पानी आज असर दिखा गया है। तो आई गेस वो आप बता रहे थे रफ़ी भी, मोहम्मद रफ़ी भी। जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, अगर फ़िरोज़ निज़ामी साहब से थोड़ा आगे जाएँ उनके घर से, तो आगे मोहल्ला नूर मोहल्ला, वहाँ पे मोहम्मद रफ़ी साहब रहा करते थे। तो मोहम्मद रफ़ी साहब का बिज़नेस प्लेस भी उसके साथ ही था, भाटी के एरिया के अंदर ही। तो मतलब इससे बड़े, इतने बड़े-बड़े नाम हैं जो उस एरिया में रहने वाले। बिल्कुल, बिल्कुल। सो अगर आपकी जर्नी की बात करें, लाइक हाउ यू स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस, लाइक म्यूज़िक एंड ऑल? सर, मेरे फ़ादर ने मुझे मतलब मुझे बहुत शौक था गिटार का, आज भी शौक है कि मैं गिटार बजाऊँ। बट मुझे गिटार जब मैंने सीखना शुरू किया आफ्टर माय ग्रेजुएशन,
तो मुझे लगा कि मुझे ये प्रोफेशनली अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो आई डोंट वांट टू बी अ म्यूजिशियन, मुझे म्यूजिशियन नहीं बनना था, मुझे कुछ और करना था। तो वो मेरे फादर ने मुझे कहा कि मतलब व्हाई यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन लर्निंग द गिटार। तो मैंने कहा जी मुझे शौक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे ये एज प्रोफेशन अडॉप्ट करनी पड़ेगी एंड आई डोंट वांट टू बी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो उन्होंने फिर मेरे फैसले को सराहा, मेरा साथ दिया, और वो गिटार मेरे भांजे को दे दी गई जो उसमें बहुत छोटा था, और वो है शुजा हैदर, शुजा हैदर जो आज पाकिस्तान सिंगर है। का एक बहुत बड़ा सिंगर, म्यूजिक प्रोड्यूसर है, पाकिस्तान आइडल का म्यूजिक दे रहा है। तो वो गिटार शुजा को दे दी गई, और शुजा ने उस गिटार से स्टार्ट लिया, और आज वो माशाल्लाह पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। तो वो मैं फिर उसके बाद मुझे मौका मिला कि मैं, चूँकि डायरेक्शन का मुझे बहुत शौक था, तो मैं पीटीवी ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोड्यूसर। तो मुझे वहाँ चूँकि एक म्यूज़िक डायरेक्टर का बेटा था, तो उन्होंने मुझे म्यूज़िक प्रोड्यूसर के साथ, फ़र्रुख बशीर साहब के साथ मुझे एज असिस्टेंट लगा दिया। तो मैंने उनके साथ काम किया। तो 89 से मैंने ऑनवर्ड 92 तक पीटीवी पे काम किया। उसके साथ ही मैंने अपना मास्टर्स किया। तो आई वांट टू बी फिल्म टीवी प्रोड्यूसर। तो जब मास्टर्स किया तो उसके बाद पीटीवी के हालात भी डिफरेंट हो गए, और कुछ मेरा ज़हन भी चेंज हो गया। तो मैंने सोचा कि कुछ और किया जाए। तो माय फादर टेक मी टू द फिल्मिस्तान, रॉयल पार्क के अंदर फिल्म के लोगों के ऑफिसेज थे, और वो सारा था। तो माय फादर आस्क्ड मी कि व्हाट डू यू वांट टू बी। मैं कहा वांट टू बी फिल्म डायरेक्टर। वी टेक मी टू द फिल्म ऑफिस। वहाँ एक फिल्म के डायरेक्टर थे, उनसे मेरी मुलाकात करवाई, और मुझे लेके एक कमरे में चले गए, और वहाँ पे हमारी डिस्कशन हुई। तो वो एनालिसिस डिस्कशन थी। तो जब मैं वापस आया और आके मैंने गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठ के मैंने अपने वालिद साहब को देखा, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी। तो मैंने कहा जी, उन्होंने जो मुझे स्टोरी सुनाई है उसमें उन्होंने बताया कि 24 साल वो अपने घर 1 रुपया नहीं लेके गए। तो मेरे फादर ने कहा फिर, मैंने कहा जी 28 साल तक मुझे भी नहीं लेके जाने देंगे। तो उन्होंने कहा फिर, मैं कहा जी ये तो बड़ी ख़तरनाक फील्ड है। तो मैं तो लगा था कि फिल्म डायरेक्टर बहुत बड़ी चीज़ होता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, दिस इज़ द डिक्लाइन टाइम ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। और ये बात है कि 92 92 की। तो उन्होंने 91 में मैंने मास्टर्स किया था पॉलिटिकल साइंस में। तो उन्होंने कहा कि अगर अब आप फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनोगे ना, तो ये डिक्लाइन टाइम चल रहा है, आप बगैर कुछ किए, बगैर किसी गुनाह के, उस गुनाह के जिम्मेदार हो जाओगे जो फिल्म इंडस्ट्री के डिक्लाइन के सबब बन रहे हैं। तो आप उसमें से एक काज डिस्कस हो गए कि यू आर पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री जो डिक्लाइन कर गई है। अभी इसको छोड़ दो, अभी आप इस तरह करो कि आप कुछ ऐसा प्रोफेशन देखो जिसमें तरक्की हो, क्योंकि फिल्म वो इंडस्ट्री है जहाँ पे पुरानी चीज़ को सड़क पे फेंक दिया जाता है, जहाँ बारिश, धूप, गर्मी सब आते हैं और वो चीज़ तबाह हो जाती है। हर जगह पे स्टोर में चीज़ रख दी जाती है पुरानी, स्टोर में गर्मी सर्दी तो होती है, लेकिन बारिश और तूफान नहीं आता। तो इस इंडस्ट्री को आप अगर ज्वाइन करोगे, तो आपको, मैंने एक बीइंग म्यूजिक डायरेक्टर, मैं आपके लिए जितना कुछ कर सकता था वो मैंने कर दिया। मैंने तो आपको मैक्सिमम पढ़ा दिया। अब आपको अपना शादी करनी है, अपना घर खरीदना है, अपनी गाड़ी खरीदनी है। अभी आप जिस गाड़ी में बैठे हो ये एक फैमिली कार है। तो ये सारा कुछ यहाँ मुमकिन नहीं है। तो आप किसी ऐसी फील्ड में जाओ जहाँ दिन ब दिन तरक्की हो, और जब बंदा सीनियर हो तो उसके पैसे बढ़ जाए। फिल्म इंडस्ट्री में सीनियर के पैसे कम हो जाते हैं। मतलब आज अगर आप बात करें किसी सीनियर आर्टिस्ट की, तो अगर अपने अरूज पे 50,000 ले रहे थे, तो आज उनको 10,000 में कास्ट किया जाता है। तो यहाँ चीज़ डी वैल्यू होती है। जबकि कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जाएं, तो जिस बंदे का 30 साल का तजर्बा होता है, तो वो उसकी सैलरी बहुत इंक्रीज कर जाती। तो देन आई रियलाइज कि मुझे क्या करना है। मैं लुक इन टू माई सेल्फ कि मेरी फील्ड क्या बनती है। तो मुझे फिर अट्रैक्ट किया एडवर्टाइजिंग। मैंने मास्टर्स किया बिजनेस में, उसमें मुझे एडवर्टाइजिंग पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये क्रिएटिव एरिया है, तो मुझे इसमें जाना चाहिए। सो मैंने क्रिएटिविटी के एरिया को चुना, और मैंने ओरिएंट मकैन, जो उस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी थी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, उसको ज्वाइन किया। वहाँ मैंने 2 साल काम किया। उसके बाद देन आई स्टार्टेड माई ओन। तो मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैं लेके चला हूँ कोई 22-23 साल। अच्छा, नाइस। उसमें मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर बहुत काम किया। इसमें नेस्ले, ICI डुलक्स, मोबिलिंक, लम्स और टेट्रा पैक, और इस तरह के बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया। मोस्टली जो मैंने काम किया वो नेस्ले के साथ किया, और नेस्ले के साथ आई एम द ओनली पर्सन कि जिसको नेस्ले से 4 एप्रिसिएशन लेटर मिल चुके हैं। क्या बात है। और
इसके अलावा मैंने बहुत से मतलब मॉडलिंग की हिस्ट्री में 2006-7 में सबसे बड़े इवेंट हुए उनके, ये मॉडलिंग मोबाइल फेयर, वो दैट वाज कंसीव्ड बाय माई सेल्फ, एग्जीक्यूटेड बाय माई सेल्फ, इवन एंकर्ड बाय माई सेल्फ। वो इवेंट किए। उसके बाद अभी रिसेंटली मैं एडवर्टाइजिंग और इवेंट मैनेजमेंट के साथ मुंसलिक हूँ, वो कर रहा हूँ। तो एक बड़ी कमाल चीज़ हुई कि मुझे कुछ बीट्स आनी शुरू हो गई, कुछ लिखने का मुझे, मतलब आई वाज नॉट अवेयर कि मैं कभी राइटर बनूंगा, या मुझे कोई शौक नहीं था। हाँ, उर्दू एडवांस पढ़ी थी, मेरे उस्ताद अहमद अकील रूबी साहब से मैंने वो पढ़ी, बहुत बड़े शायर हुए पाकिस्तान के, स्क्रिप्ट राइटर बहुत बड़े हुए हैं, जिन्होंने वो गाना लिखा था उड कोठे तो कावां वे, अच्छा। और इस तरह के बहुत से लाइयाँ लाइयाँ मैं तेरे नाल डोलना, इस तरह के गाने उन्होंने लिखे। सही। तो अकील रूबी साहब चूँकि मेरे उस्ताद भी थे और मेरे बाप की तरह भी थे, जब मैं फर्स्ट ईयर में मेरा दाखिला हुआ तो उन्होंने मेरे फादर से कहा कि मुझे मैट्रिक पास का हाथ लें और मेरे से एमए पास का हाथ ले लीजिएगा। सो ही इंसिस्ट मी टू ज्वाइन एफसी कॉलेज। दुनिया में ज़िंदगी में पहला कॉलेज ही एफसी कॉलेज देखा था, तो वहीं 6 साल पढ़ के तो मैंने मास्टर्स किया। तो वो अकील रूबी साहब से जो पढ़ा था वो थोड़ा काम आया। तो मैं कुछ ऐसे ही मुझे सीन आने शुरू हो गए, मैं लिखता था, गाड़ी में रख देता था, सुबह ऑफिस चला जाता था। वो एक दिन मैंने वो सारा क्लिपबोर्ड उठाया और ऑफिस में लड़के को दिया और मैंने कहा इसको टाइप करो। उसे टाइप किया तो मैंने कहा लाओ। वो जब मैंने जोड़ा तो वो पूरा स्क्रिप्ट बन गया एक फिल्म का। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये तो एक फिल्म बन गई। फिर मैंने अपने ऑफिस के लड़कों को कहा कि मेरे साथ बैठो, क्रिटिसाइज करो, तारीफ नहीं करनी। सही। उन्होंने क्रिटिसिज्म शुरू की, मैंने वो क्रिटिसिज्म सारी जस्टिफाई की, तो वो देखा तो एक फिल्म का स्क्रिप्ट बन गया। तो मैंने कहा यार ये करते हैं। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं एक फ़िल्म करूँ एज़ असिस्टेंट डायरेक्टर और उसके बाद एक फ़िल्म अपनी बनाऊँ। आई वेंट टू स्टूडियो। मेरे भाई थे क्राउन प्लाजा होटल के जनरल मैनेजर थे, वहीद मुराद, अल्लाह बख्शे उनकी, ये कोरोना के दिनों में डेथ हो गई। तो उनके सैयद नूर साहब से बड़ी मरासम थे, तो आई आस्क्ड हिम कि मुझे सैयद नूर साहब का शागिर्द करवाएं, मैं उनके साथ एक फ़िल्म बनाऊंगा। उन दिनों सैयद नूर साहब एक फ़िल्म बनाने लगे थे, हीर रांझा। हीर रांझा। तो मैंने कहा मैं उस फ़िल्म को असिस्ट करूंगा और उसके बाद अपनी फ़िल्म बनाऊँ। तो वो मैं 3 दफ़ा गया तो सैयद नूर साहब मिले ही नहीं उन दिनों में, ऑफिस में नहीं मिल सका। देन आई केम बैक और मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी खुद ही शुरू करता हूँ। तो चूँकि मुझे सिनेमा वगैरह में फ़िल्म लगाने का वो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उस फ़िल्म का मेरा कोई था नहीं 35 mm का, मुझे टीवी कैमरा का और वीडियोग्राफी का वो थोड़ा तजुर्बा था। तो मैंने फिर इस फ़िल्म को एक टेलीफ़िल्म के तौर पे बनाया और बड़ी अच्छी कास्ट ली मैंने इसमें। शफ़क़त चीमा, एनी ताहिरा, नुमान एजाज, राशिद महमूद, अज़हर रंगीला और सूफिया अहमद, बहुत सारी अच्छी कास्ट लेके मैंने इसका म्यूज़िक बनाया, स्क्रिप्ट लिखा सारा। तो वो मैंने फिर शूट की और वो फ़िल्म मैंने फिर सोचा कि अगर मैं किसी चैनल को दूँगा, तो मेरे तो सारे जानने वाले बिज़ी लोग हैं, दे ऑल आर एडवर्टाइज़र और क्लाइंट्स हैं, तो दे आर बिज़ी, वो तो कभी नहीं देखेंगे, टीवी पे कौन देखेगा? तो मैंने फिर ऐवान इकबाल बुक किया और उसमें बड़ी स्क्रीन लगा के 1200 लोगों को इनवाइट किया और उनको डिनर कराया और अपनी फ़िल्म दिखाई और सबको अवार्ड दिया। देन आई केम बैक टू माय बिज़नेस। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द फिल्म? जी, उजाला। उजाला। अभी मैं उसको यूट्यूब पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं डालूँ, ताकि लोग मुझे अक्सर पूछते हैं, तो मैंने उस फ़िल्म को यूट्यूब पे भी नहीं डाला, कहीं नहीं डाला, बस दिखा के तो मैं रख नहीं नहीं, आप उसको जो है वो अपलोड करें। जी, मैं बिल्कुल अब करूँगा इंशाल्लाह। मुझे शौक आया कि मैं करना चाहिए। उसके बाद मैं मेरे भाई थे छोटे बॉबी वज़ीर, ही वाज़ म्यूज़िक डायरेक्टर एंड उनको एक फ़िल्म कर रहे थे आज़ादी 2016 में। हम्म। तो उस वक़्त उनको कोई शायर नहीं मिल रहा था, जो उस फ़िल्म के गाने लिख सके। तो मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही शौक में, मज़ाक में लिख देता था कोई लाइनें-शाइनें। तो मैं बॉबी के साथ बैठा तो उसने मुझे कहा कि ये सिचुएशन है, इस तरह का गाना है, तो ये वो लिखना है। तो हमने वो गाने लिखने शुरू किए, तो उस फ़िल्म के सारे गाने मैंने लिख दिए आज़ादी। ARY फ़िल्म्स की फ़िल्म अच्छा। उन्होंने रिलीज़ की थी, मोहम्मद राना की वो सुपर हिट फ़िल्म हुई थी 2016 में। तो उस फ़िल्म से दैट वाज़ माय डेब्यू फ़िल्म एज़ लिरिसिस्ट। तो मुझे लगा कि हाँ, मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ, मतलब मेरे में आ गई। वो वाले मतलब ऑब्वियसली वो जेम्स थे अभी। जी, जी, ऑफ़ कोर्स, ऑफ़ कोर्स। तो वो मैं वो जम्प्स पे आता हूँ अभी। हाँ। अच्छा। यू विल एस्टोनिश्ड कि वो जर्म्स जो हैं वो कैसे बोले। हाँ। बिल्कुल, मतलब ऑब्वियसली वो एक जनरेशन है, 7 जनरेशन वो चल रही है साइकिल। मैंने सर पीटीवी पे रहते हुए जितना म्यूज़िक मैंने करीब से देखा ना, वो सारा पीटीवी पे देखा है। ओह! मैंने कोई 2500 राग रंग रिकॉर्ड किए हैं। अच्छा। मैंने हर बड़े बंदे को रिकॉर्ड किया, उनके साथ काम किया है। मेरा लास्ट प्रोग्राम था तरन्नुम, जो मैडम नूरजहाँ का पीटीवी पे हुआ। तो मैडम नूरजहाँ की गज़लें बनी, रात पहली है तेरी सुरमई आंचल की तरह, और हम ना निखत है ना गुल हैं। ये सारी गज़लें मेरे सामने बनी, मेरे सामने रिकॉर्ड हुई
और मेरे सामने इसका सारा एडिट हुआ, आई वाज पार्ट ऑफ दैट प्रोडक्शन। हम्म, तो सारा म्यूजिक वहाँ सुना, राग सुने, लाइट म्यूजिक सुना, ड्रामास किए, तो वो सारा जो था ना, मतलब जितना भी फ़नून लतीफ़ा था ना, वो सारा मुझे पीटीवी पे आके बड़ा करीब से प्रोफेशनली देखने का मौका मिला। उसके बाद फिर मैंने जब ये एक फ़िल्म के गाने लिखे, तो उसके बाद 1-2 और फ़िल्म्स के लिए काम करने का मौका मिला, स्क्रिप्ट लिखने का मौका मिला। हमारे पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं नदीम चीमा, उनके साथ मैंने 2-3 फ़िल्म्स में मैं उनका हिस्सा रहा हूँ, और उन फ़िल्म्स के गाने भी लिखे, स्क्रिप्ट में भी उनके साथ रहा। तो फिर मेरी एम अरशद साहब से मुलाकात हुई, मौसीक़ार एम अरशद, जिन्होंने नुसरत फ़तेह अली खान का तमाम म्यूज़िक अरेंज किया है। आप नुसरत फ़तेह अली खान साहब का कोई भी गाना सुन लें जो पाकिस्तान में बना है, उसका म्यूज़िक जो है वो एम अरशद साहब ने तख्लीक़ किया। तो एम अरशद साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत आला फ़नकार हैं, हमारे इस मुल्क के लिविंग लेजेंड हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई तो ही इंसिस्ट हुई कि आप मेरे साथ काम करें, तो मैंने उनके साथ लिखना शुरू किया। तो हमने मिलके कुछ 7-8 फ़िल्म्स के लिए उनके साथ काम किया। उन्होंने मुझे सैयद नूर साहब से मिलवाया, तो सैयद नूर साहब के साथ मैंने एक फ़िल्म की, ललकारा सिंह इन लाहौर, वो अब आ रही है, इंशाल्लाह जल्द आएगी। उसके गाने लिखे, तो इसी तरह एक सिलसिला चल पड़ा। इसी दौरान में मुझे एक मेरे दोस्त हैं खुर्शीद रिज़वी साहब, वो भी बहुत बड़े फ़िल्म मेकर, रिज़वी साहब के बेटे हैं, जो उनके वालिद साहब फ़िल्म प्रोड्यूसर, फ़िल्म डायरेक्टर रहे हैं। बापू के नाम से उनको फ़िल्म इंडस्ट्री जानती है। तो उनके भाई, जिन्होंने पाकिस्तान में पहली साइंस फ़िक्शन फ़िल्म बनाई थी, अच्छा। शानी के नाम से, तो ये वो फैमिली है, ये भी फ़िल्म मेकर्स की फैमिली है। तो इन्होंने मुझे एक फ़िल्म के लिए कहा स्क्रिप्ट को लिखना है। वो लिखा, हमारे एक दोस्त थे जो हॉलीवुड से फ़िल्म पढ़ के आए थे और वहीं अमेरिका में होते हैं, कैलिफ़ोर्निया में। उन्होंने वो स्क्रिप्ट लिखा, उस स्क्रिप्ट को हमने मतलब रीराइट किया उनके लिए, जो चीज़ें थी थोड़ी बहुत उन्होंने मेरे से असिस्टेंस ली, मैंने उसमें किया काम। उस फ़िल्म के लिए मैंने गाने लिखे, तो मैं जब गाना लिखता था तो मैं उनको बताता था कि ये गाना इस तरह करके बनना चाहिए, तो वो कहते थे ओके चलें, आगे चलें। तो जब फ़िल्म का स्क्रिप्ट ख़त्म हुआ तो मैंने कहा जी आप कॉल द म्यूज़िक डायरेक्टर फॉर मेकिंग द म्यूज़िक ऑफ द फ़िल्म। ही सेड वी डोंट नीड म्यूज़िक डायरेक्टर। मैंने कहा हू विल मेक द म्यूज़िक? उन्होंने कहा यू। मैंने कहा आई एम नॉट अ म्यूज़िक डायरेक्टर। उन्होंने कहा नहीं, जिस तरह आपने इस फ़िल्म के म्यूज़िक को एलैबोरेट किया ना, यू अंडरस्टैंड द म्यूज़िक, दूसरा नहीं करता। तो हम चाहते हैं कि आप ये करें। तो उस फ़िल्म को मैंने एज़ म्यूज़िक डायरेक्टर किया, और वो मेरी फ़िल्म के गाने पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप देखेंगे, थोड़ी लाइफ़ थोड़ी ज़िंदगी, थोड़ी लाइफ़ थोड़ी ज़िंदगी। अब लोगों ने कहा कि ये क्या नाम है, थोड़ी लाइफ़ थोड़ी ज़िंदगी? तो मैं वो बताता चलूँ कि लाइफ़ वो होती है जो माँ-बाप के पैसों पे होती है, और ज़िंदगी वो होती है जो अपने पैसों पे वैसे। तो वो एक फैमिली स्टोरी थी, तो उसका नाम भी रखा गया, थोड़ी लाइफ़ थोड़ी ज़िंदगी। सही सही। तो उसका मैंने म्यूज़िक दिया जी, तो उसके साथ मेरे नाम के साथ म्यूज़िक डायरेक्टर लग गया, क्योंकि कोई भी क्रिएटिव आदमी है ना, उसका अल्टीमेट गोल जो है दैट इज़ सिल्वर स्क्रीन। तो जब आप सिल्वर स्क्रीन पे ना कोई काम करें, उतनी देर तक आप रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। मैं अपने आप को जितना मर्ज़ी सॉन्ग राइटर कहता रहूँ, लेकिन अगर मेरे गाने फ़िल्म में नहीं आए तो मैं आई एम नॉट अ प्रॉपर सॉन्ग राइटर। क्योंकि जिसने फ़िल्म के लिए काम किया है, जिस जो भी फ़नून लतीफ़ा की किसी भी ब्रांच से है, किसी भी सेक्टर से है, अगर उसने उसका इस्तेमाल फ़िल्म के लिए किया या फ़िल्म ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, आइदर ही इज़ सिंगर, म्यूज़िक डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, सॉन्ग राइटर, एनी कैमरामैन, जो भी, तो वो अगर फ़िल्म के लिए आया तो फिर वो एक रजिस्टर्ड बंदा होता है, बिकॉज़ दैट इज़ द अल्टीमेट गोल एंड द लास्ट स्टेज। इससे आगे कुछ नहीं है फ़िल्म के आगे। तो वो फ़िल्म के लिए फिर मैंने गाने लिखे। अभी मुझे इसी मंथ में 3 अवार्ड मिले हैं, 2 मुझे इवेंट मैनेजमेंट पे मिले हैं। मैं 2 क्लाइंट्स के लिए इवेंट किए और दोनों ने मुझे अवार्ड दिए हैं। एक सालसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ और एक मेरा क्लाइंट है वर्ल्ड वाइड केबल्स। इन दोनों ने मुझे अवार्ड दिए, और तीसरा अवार्ड मुझे मिला है जी बेस्ट सॉन्ग राइटर का। मेरी एक फ़िल्म आई थी लंबी जुदाई, उसके लिए गाना, यस, आई हैव सीन दैट। थैंक यू। तो उसके लिए एक गाना लिखा था, तो उस गाने का मुझे अवार्ड मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब लगा कि हाँ, मतलब मैं मेरे काम को एक्सेप्ट किया जा रहा है मार्केट में, और प्रोफेशनली लोग मुझे, अभी मैंने शहजाद रफ़ीक साहब के साथ एक फ़िल्म की है, वेलकम टू पंजाब। उसके अंदर मेरा गाना था, और वो एक हिस्ट्री बन गया, क्योंकि वो मौसीक़ार ज़ुल्फ़कार अली साहब का आखिरी गाना था उनकी लाइफ़ का। मोहसिन अब्बास हैदर ने वो गाया था, अच्छा। एम अरशद साहब ने उसका म्यूज़िक अरेंज किया था, और कंपोज़िशन थी ज़ुल्फ़कार अली साहब की, तो वो भी मैंने लिखा है। मतलब हम जैसे मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया ना कि एक सॉन्ग के पीछे कितनी जो है वो स्ट्रगल होती है, कितनी मेहनत होती है, कई रातों की मेहनत होती है। लेकिन स्टेज के ऊपर सिर्फ वो एक सिंगर ज़्यादा से ज़्यादा
वो नज़र आता है, या जिसने वो गाना लिखा हुआ हमें भी नज़र आता है, जो कंपोजिशन, मतलब काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उनको बहुत कम लोग जानते जी, हैं। मैं इसके लिए आपको एक बड़ी खूबसूरत वाक़या बताता हूँ अपने फ़ादर का, कि मैडम नूरजहाँ जी ने कहा कि खान साहब सिंगर बहुत बड़ी चीज़ होता है। हुँ, जो गाना मैं गाती हूँ ना, हुँ, वो हिट होता है। मेरे फ़ादर ने कहा कि मैडम तख्लीक़कार जो होता है ना, गाना उसका होता है। आप जब गाने आती है आपको नहीं पता होता कि कितनी मेहनत से, कितनी रियाज़त से, कितनी दफ़ा तोड़ के, जोड़ के ये कंपोज़िशन डेवलप की गई है। तो आप तो फाइनल स्टेज पे आती हैं, आपको कहा ये कर दें, आपने वो कर दिया। हुँ, तो असल प्रॉपर्टी तो उस बंदे की है जिसने इसको क्रिएट किया है। द रियल क्रिएटर इज़ दैट पर्सन। हुँ, ही शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर दैट थिंग इंस्टेड ऑफ सिंगर। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं, हुँ, मैं गाती हूँ तो वो हिट होता है, तो आप किसी और से गवा के देख लें। हुँ, मेरे फादर ने कहा ठीक है। एक फ़िल्म उनको मिली अक्खड़ के नाम से, हुँ, पंजाबी फ़िल्म। उन्होंने कहा यार आई वांट अनदर वॉइस, कोई नई आवाज़ चाहिए मुझे, लेके आया। अफशान जी को बुलाया गया। अफशान बेगम पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। उनसे उन्होंने गाने गवाए, उस फ़िल्म का सारे गाने हिट हो गए। जान कट लइया बेईमाना जान वाली गल करके, अंग अंग विच मस्ती बन के रचे तेरा प्यार, लुट लै मौज बहार, इस तरह सारे गाने। तो मैडम जी आई स्टूडियो, तो अब्बू ने उनकी गाड़ी रोकी और उनको कहा कि मैडम आप कहती थी सिंगर बड़ा होता है, मैंने आपको कहा था म्यूज़िक डायरेक्टर बड़ा होता है। ये मेरी सारी फ़िल्म का म्यूज़िक हिट हुआ है, आपने एक गाना नहीं गाया। तो मैडम ने कहा कि हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन वो भी मेरी ही भतीजी लगती है जिसने गाया, तो क्रेडिट तो मुझे ही हुआ ना। उन्होंने कहा ओके। उनको एक फ़िल्म मिली, इजाज़ दुरानी साहब की फ़िल्म थी, मेरा नाम पाटे हाँ। हुँ, दैट फ़िल्म वाज़ रिकमेंडेड बाय ख्वाजा खुर्शीद अनवर द ग्रेट म्यूज़िक डायरेक्टर। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब भी बाडी के रहने वाले हैं, सत्ता से। एक और नाम ऐड हो गया। एक नाम हो रहा है ऐड। इलामा इकबाल भी उधर से ही, ओह! क्या उनका आज भी थड़ा अंदर हुँ, बाडी के अंदर। हुँ, तो ख्वाजा साहब के पास वो गए, इजाज़ दुरानी साहब, उन्होंने कहा कि एक फ़िल्म करनी है तो आप उसका म्यूज़िक, उन्होंने कहा मैं फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़ चुका हूँ। हुँ, तो उन्होंने कहा फिर मैं किससे लूँ? तो उन्होंने कहा जी बख्शी वज़ीर से ले लें। तो मेरे अब्बू के पास आए, उन्होंने कहा जी फ़िल्म करनी है, इसका म्यूज़िक है। तो उन्होंने कहा कि ये गाना मैं उससे गवाऊँगा जिस लड़की को पंजाबी ना आती हो और पंजाब से ना हो। तो उन्होंने कहा पंजाबी ना आती हो तो पंजाबी गाना कैसे गाएगी? उन्होंने कहा ये फिर म्यूज़िक डायरेक्टर का काम। तो महनाज़ जी, अल्लाह बख्शे, हुँ, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री। तो महनाज़ जी को बुलाया गया वहाँ से, कराची से, हुँ, उर्दू मीडियम थी, उनसे पंजाबी गाना गवाया गया और वो पंजाबी गाना भी सुपर हिट हो गया, रांझन यार वे मैं तेरे रंग रंगीया। हुँ, तो इस तरह उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। तो बात ये है कि सिंगर जो है, वो आपकी बात सही है कि असल क्रिएशन जो है, वो होती है म्यूज़िक डायरेक्टर की। शायरी में हमें मेरे उस्ताद अकील रूबी साहब कहते थे कि बेटा, ये ख्वाजा परवेज़ साहब भी पाकिस्तान का हुँ, बहुत बड़ा नाम, वो भी यही कहते थे कि हीरे भी परो दें ना आप शायरी में, हुँ, तो अगर उसको अच्छी मेलोडी ना मिले, तो वो बेकार हो जाती है। और आप आम सी शायरी लिखें और उसको अच्छी मेलोडी मिल जाए, तो वो हिट हो जाती है। किन्ने किन्ने जाना है बिलो दे कर, हाँ, इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं। हुँ, मास्टर नाइस साहब की मैं मिसाल दूँगा कि सैफुद्दीन सैफ साहब ने मुश्किल तरीन शायरी लिखी, जाने बहारां रश्क चमन, गूंचा दहन, सीमी बदन। हुँ। वो आजकल अली ज़फ़र के, मतलब उन्होंने रिक्रिएट की, उन्होंने जो काफ़ी रिक्रिएट की। फ़ेमस वो होगी। अब मास्टर नाइस साहब के साथ ये एक इम्तिहान था हुँ, कि इतनी मुश्किल पोएट्री को कैसे ऐसा बनाया जाए कि आम बंदा भी गा ले। मैंने टांगे वाले को भी गाते हुए देखा है ये गाना, शेव इट्स करने वाले को भी गाते हुए देखा है ये हुँ, गाना। उन्होंने एक सीडी क्रिएट की म्यूज़िक की। हुँ, ये गाना ऐसे था, लिख के आसमान पे रख दिया गया है पोएट्री। उन्होंने एक सीडी क्रिएट की जिससे आम बंदा भी चढ़ के इस गाने को गा के वापस आ जाए। तो ये बड़े लोगों के बड़े काम थे। बिल्कुल। मास्टर नाइट साहब ने ये गाना इतना सहल कर दिया हुँ, कि आज हर बंदा, बच्चा गाता है। पोएट्री शायद समझ ना आए किसी को मीनिंग्स क्या हैं, ऐसे ही है। लेकिन अली ज़फ़र तक गा गए हैं ये हाँ, गाना। ऐसे ही है। तो वो यंगस्टर्स को वो गाना पसंद आ गया। तो ये क्रिएशन है म्यूज़िक डायरेक्टर की। हुँ, इसको कहते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर, जो जो अपने काम को समझता है हुँ, और जो उसके मुताबिक काम करता है। इसी तरह पाकिस्तान में जितने बड़े-बड़े नाम हुए हैं सर, ये सारे अपने महान लोग थे। ट्रू, ट्रू। तो वो आप ऑफ द कैमरा एक स्टोरी बता रहे थे, लाइक आपके बचपन की, जिसमें आपने कहा था कि ये फ़िल्म जो है वो फ्लॉप हो जाएगी। जी, वो मैं एक्चुअली मेरी कुछ दिन पहले ही बात हो रही थी उनसे, हसन कैफ़ी, कैफ़ी हुँ, साहब के बेटे, हुँ, वो अच्छे दोस्त हैं। तो हम अक्सर फ़ोन पे बात करते हैं हम। तो उनसे बात हो रही थी तो वो मुझे पूछ रहे थे कोई फ़िल्म वाक़या, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये बात है मैं बहुत छोटा था, मतलब 2-3 क्लास का होऊँगा स्टूडेंट, तो मैं स्टूडियो, वैसे तो हम बैन थे, हम जा नहीं सकते थे। हुँ, फ़ादर ने मना किया हुआ। तो मेरे ताया जी मुझे लेके जाते थे स्टूडियो में, उनके साथ जाया करता था। मेरे ताया जी थे मंज़ूर हुसैन साहब, हुँ, तो मैं उनके साथ जाता था स्टूडियो।
तो मैं गया तो वो फ़िल्म बैकग्राउंड करने के लिए देखी जाती थी फ़िल्म, पहले ब्लैक एंड वाइट चला के। तो फ़िल्म चला के वाले साहब देख रहे हैं तो मैं उनके साथ खड़ा छोटा था, उनका हाथ पकड़ कर। तो फ़िल्म सारी चलती रही, मैं देखता रहा, वो लिखवा रहे थे कि इसमें मुझे क्या-क्या चाहिए, साइज़ असिस्टेंट को साथ लिखवा रहे थे। तो वो सारी चीज़ें लिख रहे थे कि क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो मैं फ़िल्म देख रहा था, सारे लोग देख रहे थे और 3-4 लोग थे जो मेन कंसर्न्ड, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मौसीकार और राइटर भी होंगे। मैं चूँकि जानता नहीं था ज़्यादातर लोगों को। कैफ़ी साहब को मैं जानता था जो उस फ़िल्म के प्रोड्यूसर भी थे और डायरेक्टर भी थे। तो एकदम से मैंने फ़िल्म जब एंड हुई तो मैंने अपने वाले साहब का हाथ खींचा और मैंने कहा ये फ़िल्म फ़ेल हो जाएगी। तो मेरे वाले साहब एकदम से चौंके और मुझे कहते हैं कि ओए! की कह रहा है? तो मैंने कहा हाँ, ये फ़िल्म फ़ेल हो जाएगी। तो वो कैफ़ी साहब ने सुन लिया तो उन्होंने कहा क्या कह रहा है बच्चा? तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं कुछ नहीं। हाँ, आप कंटिन्यू करें। कहते नहीं, नहीं, नहीं कुछ कहा है इसने, क्या कहा? तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं कुछ नहीं। तो कैफ़ी साहब आए, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, कहते हैं कि बेटा आपने क्या कहा है? मैंने कहा कि ये फ़िल्म फ़ेल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा बेटा आप कैसे कह सकते हैं ये फ़िल्म फ़ेल हो जाएगी? हमने तो बड़ी मेहनत से बनाई है ये सारी फ़िल्म। मैंने कहा जी मैंने देखा है वो जो एंड पे एक बारात आ रही है और वो रोक ली गई है और वहाँ पे कुछ तलक कलामी शुरू हो गई है और कोई लड़ाई का सीन हुआ है। कहते हैं हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो मैंने कहा जी दूल्हा पहले वो लड़ाई देखता रहा, उसके बाद दूल्हे ने एकदम से अपना सेहरा उतारा है और ज़मीन पे फेंका और लड़ना शुरू कर दिया। तो कह रहे बेटा इसमें फ़ेल होने वाली कौन-सी बात है? मैंने कहा जी उस सेहरे पे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था और उसने उसको ज़मीन पे फेंक दिया। तो मेरे ख़्याल में ये फ़िल्म फ़ेल हो जाएगी क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। तो वो फ़िल्म फ़ेल हो गई थी। वाक़ई फ़ेल हो गई। वाक़ई फ़ेल हो गई। तो फ़िल्म की ऑब्ज़र्वेशन मुझे बचपन से हाँ। मेरे साथ थी। तो वो आज भी है। मतलब मैं कोई फ़िल्म देखता हूँ तो मैं उसको बड़े डिफरेंट एंगल से उसका कोई चीज़ निकालता हूँ तो वो जो फ़िल्म मेकर होते हैं वो कहते हैं हाँ यार ये बात तो हमारे तो ज़हन में नहीं आई। तो वो कुछ है, मतलब ये जीन्स की बात है जो जैसे म्यूज़िक दिया वो अपने जीन्स को छेड़ा हुँ। तो मैंने फ़िल्म का म्यूज़िक दे दिया। मुझे याद है कि मैं थोड़ी लाइफ़ थोड़ी ज़िंदगी का जब म्यूज़िक दे रहा था तो मैंने एक गाना था उसकी अस्थाई बना दी ओपनिंग स्टैन्ज़ा और सिंगर को फ़ोन कर दिया। वो एक पिंडी से हमारे मोहम्मद अली साहब हैं, इस्लामाबाद से। तो मैंने उनको कहा कि आपसे मैं गाना गवाऊँगा फ़िल्म का। वो एक फ़ंक्शन में मुझे मिले, हमारी कंपनी इवेंट था। तो उन्होंने कहा सर बड़े लोगों ने वादे किए हैं और मतलब ऐसे कोई नहीं कहता। मैंने कहा नहीं मैं आपसे गवाऊँगा। तो मैंने उनको बुलाया। अब वो इस्लामाबाद से चल चुके हैं, गुजरांवाला पहुँच गए हैं। ठीक। तो मेरा गाना अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैं परेशान कि क्या करूँ? तो मैंने आँखें बंद की और मैंने अपने अब्बू को फ़ोकस किया। तो मैंने कहा जी अगर नहीं बनेगा तो मेरे से ज़्यादा आपकी बेइज़्ज़ती है। क्योंकि ये काम तो आपका है ना, मेरा तो नहीं है। तो आप मेरी मदद करें वरना ये बड़ी बेइज़्ज़ती का काम होगा। तो इतने में मेरे वालिद साहब ने मुझे उस गाने का अंतरा जो था वो कहा अच्छा ऐसे करो। तो वो कह रहे हैं और मैं आँखें बंद करके लड़के को सुना रहा हूँ और वो कंप्यूटर पे उसको रिकॉर्ड कर रहा है। तो जब मैंने पूरा कह के छोड़ा तो उसने एकदम से हैरान होकर मुझे कहता है कि चच्चू ये कहाँ से आया? मैंने कहा, "ये जहाँ से आया बस इसको रिकॉर्ड कर ले।" तो वो अंतरा भी इतना अच्छा था कि मैं आई डोंट बिलीव कि मैं मेरे जैसा बंदा वो क्रिएट कर सकता, जो उन्होंने वो बनाया और वो गाना हुआ फ़िल्म में अंदर बड़ा अच्छा लगा। क्या बात! अच्छा, अगर हम फ़ादर की मेमोरीज़ की बात करें, आपके फ़ादर की, बख्शी वज़ीर, सर बख्शी वज़ीर आई वुड से, तो कोई उनकी मतलब कि सबसे फ़ेमस आप कह सकते हैं कि कोई कंपोज़िशन? सर उनकी वो कंपोज़िशन है जो आज तक मैं अगर किसी नर्सरी की क्लास में भी चला जाऊँ ना, हाँ। तो अगर आप मैं वहाँ कहूँ कि आई एम सन ऑफ ब म्यूज़िक डायरेक्टर बख्शी वज़ीर, तो वो नर्सरी के बच्चे भी मुझे उनका गाना सुन के वो गाते हैं आज भी। और वो गाना है बदो बदी। अच्छा। ਜਦੋਂ अख लड़ी बदो बदी। तो ये गाना जो मतलब जिसको चाहत फ़तेह अली खान साहब ने, मैं उनके बारे में कहता हूँ कि चूँकि एंटरटेनर जो है ना ही इज़ लाइक पेरेंट। तो वो अपने बच्चों को जिस तरह आप बच्चों को खिलौने ला के देते हैं ना उनको एंटरटेन करने के लिए, तो इसी तरह जो आपका क्रिएटर है ना वो भी एंटरटेन करने के लिए आवाम के लिए चीज़ बनाता है। गाना का और मकसद क्या है? एंटरटेन ही करना है ना। खिलौना भी एंटरटेन करता है। अब कुछ बच्चे होते हैं जो खिलौने को बड़े होने तक सँभाल के रखते हैं। आपको निकाल के दिखाएँगे, आपके कई दोस्त होंगे, यार ये मेरे बचपन में पापा ने ला के दिया था, मामा ने ला के दिया। और कुछ बच्चे होते हैं 1 घंटे में तोड़ देते हैं। तो चाहत फ़तेह अली खान उन बच्चों में से है जिसने वो खिलौना पकड़ा और उसका बेड़ा गर्क किया। तो हमें मतलब खुशी इस बात की है, हम सारी फैमिली उसके बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि उसने आफ्टर 50 इयर्स हमारे उस गाने को दोबारा से पॉपुलर कर दिया और आज नस्सी तक के बच्चे बदो बदी करते फिर रहे हैं। और दूसरा गाना मेरे वालिद साहब का वो अल्टीमेट द फेवरेट सॉन्ग ऑफ आई थिंक एवरीबॉडी, और वो है जदों हौली जिलाना मेरा नाम था मर जानी। और इसके अलावा बहुत से गाने हैं जो शादियों पे गाए जाते हैं, माही हसिया बहारां खिड़ पईयां, फिर वो क्या
बहुत से हैं। जान वाले तेनों मैं सुना ना सकी, दिल वाली गल वे, गंदਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਕਈ, ਦੋ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਹੂੰ, ਫਿਰ ਰਾਂਝਨ ਯਾਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰੰਗੀਆਂ, ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਈ ਆ ਬੇਈਮਾਨਾ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, मैं मुजरम हाँ तू महरम है, कर माफ सुहागन हो जावा। बहुत से गाने हैं, मतलब मैं अगर नाम लूंगा तो प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं बिल्कुल। ज़्यादा। तो लाइक अगर हम थोड़ा सा उन कॉपी राइट्स वाली की बात करें, मतलब आज भी अगर आप देखें तो हमारे पुराने जो सॉन्ग्स हैं जो कि आप कह सकते हैं कि सदाबहार जो गाने हैं उनकी कॉपीज जो है वो चल रही हैं। सर ये बड़ी अच्छी बात की आपने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म मोम की गुड़िया का म्यूजिक दिया। बाहों में बहार आए फूलों पे निखार लाए आजा, ये गाना आपने सुना होगा, बड़ा फेमस सॉन्ग। आनंद बख्शी साहब ने लिखा और गाया, और लता जी ने गाया। उस गाने का जो अंतरा है वो मेरे वाले साहब के गाने का अंतरा यही जदों हौली जी लाना मेरा नाम अच्छा। है, इनका अंतरा था मर्दां दे वादे झूठे झूठा हुंदा प्यार, और उसका है कलियों के मुखड़े पे खुशबू का राग है, खुशबू का राग, सेम कॉपी। तो वो मैं जो वाले साहब से कहता था कि वो देखें, या बहुत से लोग आगे कहते थे, तो वो कहते थे नहीं यार, बात यह है कि जब कोई किसी की चीज़ को कॉपी करता है ना, तो उसको इज्जत देता है, उसको एडमिट करता है। मेरे वाले साहब इंडिया गए, दिल्ली गए, और बहुत से चंडीगढ़ गए, बहुत जगहों पे गए, बॉम्बे नहीं गए। तो वो सब पूछते भाजी बॉम्बे क्यों नहीं जाते, तो उन्होंने कहा यार मैं लक्ष्मीकांत एक बड़े लोग हैं, वो जब मेरे सामने आएंगे तो उन्होंने मेरा गाना कॉपी किया है, तो शर्मिंदगी उनके चेहरे पे एक होगी, जब वो मुझे थैंक यू करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा यार। मैं इसी एहसास में नहीं गया कि यार वो चार लोग बात करेंगे कि जी आपका गाना इन्होंने कॉपी किया, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी ये कोक स्टूडियो इंडिया में हुआ, उसमें मेरे वाले साहब का गाना उन्होंने कॉपी किया, नहीं आज कोई जोगी आए, अच्छा। ये राशिद अली खान और ऋचा शर्मा ने गाया। वो मेरे वाले साहब ने पाकिस्तान में शनाई फिल्म के लिए किया था। फिर शनाई फिल्म का ये गाना था मेहंदी ला के गहने पा के, वो कुछ कुछ होता फिल्म में उन्होंने डाला, वो एज इट इज़ गाना। कॉपीराइट पे एक बड़ा अच्छा हुआ जी, एक मतलब स्टेप लिया गया। EMI पाकिस्तान, आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान की बहुत बड़ी, पहले HMV था, ये हिज मास्टर वॉइस के नाम से एक इदारा था जो इंटरनेशनली आपने देखा होगा, एक डॉगी बना हुआ है और उसके साथ एक बोम्बू बना हुआ है, हाँ 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 उसका बिल्कुल लोगो। बिल्कुल यस ये तो वो फिर उनकी ये पाकिस्तान में EMI थी, ये कभी। तो EMI के पास पाकिस्तान के म्यूज़िक के राइट्स थे। वो राइट इस तरह थे कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जो म्यूज़िक बनता था, उसको पुराने वक्त की बात है, 60s 50s के, फिल्म स्टूडियो बहुत दूर थे। मतलब आज तो ये करीब है ना, मतलब आपके नकलो उमर के ज़राए इतने हो गए हैं कि आप इसी पहुंच जाते। उस वक्त ये स्टूडियोज बहुत दूर थे, तो सारा फिल्म का गाना बनाने के बाद उसकी जो रिहर्सल्स होती थी वो सारी होती थी EMI में, क्योंकि वन गो टेक होती थी, कोई भूल जाता था फिर शुरू से करना पड़ता था। तो इसलिए वो ये किया जाता था कि सबको एक जगह इकट्ठा करके पहले अच्छी तरह गाना याद करवाते। तो 8-8 दिन 10-10 दिन ये रिहर्सल्स हुआ करती थी यहाँ पे EMI के ऑफिस में। ये माल पे था, अल्फला सिनेमा के बिल्कुल अपोजिट बिल्डिंग में, फर्स्ट फ्लोर पर। वहीं हम PTV की रिकॉर्डिंग्स भी वहीं करते हैं। तो EMI का एक पैटर्न था कि आप वहाँ पे रिहर्सल्स करेंगे, उसके बाद वो गाना आप स्टूडियो में रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद वो गाना शूट करेंगे, शूट करने के बाद आपकी सारी ऑडियो EMI को वापस आ जाएगी। अच्छा, EMI उस ऑडियो को इकट्ठा करके फिल्म के गानों की कैसेट रिलीज करता था। वही पैटर्न चल रहा था, और उस पे वो एक एग्रीमेंट था लोगों का, आर्टिस्टों का भी, उनके साथ प्रोड्यूसर्स का भी, सबका। वो जितनी बिकती थी उसमें से कुछ 1% जो भी परसेंटेज उन्होंने अपनी ऑफिशियली रखी, वो आर्टिस्टों को दिया करते। तो ये एक चलता रहा सिलसिला, लेकिन 30 ईयर्स के बाद चूँकि कॉपीराइट ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा ये उनका रूल था। ये मतलब मेरे वाले साहब ने ये कहा था कि जैसे देखिए 30 ईयर्स होता है, आफ्टर 25 ईयर्स जनरेशन चेंज होती है। यस ठीक है। तो कॉपीराइट भी शायद इसी पैटर्न पे बने हुए हैं कि 25 ईयर 30 ईयर्स के बाद कॉपीराइट चेंज होता है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है। जिस घर में बाप रहता है वहाँ पे बेटा जवान हो गया, वही उसी मतलब लेवल पे आ जाता है, या वो उसी प्रोटोकॉल में आ जाता। तो वो EMI पाकिस्तान अब खरीदी नवीद साहब ने। तो नवीद साहब एक हमारे साथ PTV पे एक बिजनेसमैन है, लेकिन हमारे साथ PTV पे एज एंकर भी काम करते रहे। ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हमारे उस्ताद जी परबुशी साहब। तो नवीद साहब ने वो खरीदी और उन्होंने उस म्यूज़िक को देखा, और उनको पता चला कि अब तो ये राइट्स ख़त्म हो चुके हैं। उनके एक पब्लिक रिलेशन मैनेजर हैं तमीर आफरीदी साहब। तमीर आफरीदी बाय सेल्फ एक म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं,
और बिसाइड्स ऑल ऑफ दिस ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छे हैं और म्यूज़िक के लोगों को बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, नगमा साज़ के नाम से। जी। नगमा साज़ ग्रुप जो है उसमें तमाम पाकिस्तान पाकिस्तान के जितने भी आर्टिस्ट हैं, ऑलमोस्ट तमाम उसके मेंबर हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। उसमें आर्टिस्टों की फैमिलीज़ भी हैं और आर्टिस्ट जो इस वक़्त काम कर रहे हैं वो सारे भी आर्टिस्ट से मुराद जो म्यूज़िक से रिलेटेड है, शायर, मौसीकार, मौसीकारों के बच्चे, म्यूज़िशियंस और गुलकार, ये सारे उसके मेंबर हैं ऑलमोस्ट। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईएमआई ने ये किया कि उस एग्रीमेंट को रिवाइज़ करने के लिए उन्होंने सबसे राब्ते किए। मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट जो सीनियर्स थे वो दुनिया से जा चुके थे। उनकी फैमिलीज़ के साथ राब्ता किया गया। उनको एक सर्टेन अमाउंट दी गई जो उनके प्रीवियस रॉयल्टी के बुनियाद पे दी गई। वो अमाउंट दी गई और उनके साथ नए एग्रीमेंट कर लिए गए। अब वो लाहौर में आते हैं कराची से, तो मेरे साथ उनका बड़ा प्यार है क्योंकि आई एम मेंबर ऑफ द ग्रुप नगमा साहब। तो वो फिर मैंने उनको बहुत सारे आर्टिस्टों की फैमिली से मिलवाया, मैंने लोकेट किया क्योंकि बीइंग ए सन ऑफ आर्टिस्ट जब हमें पैसे मिले तो मेरा ये फ़र्ज़ था कि मैं बाकी लोगों को भी उनका हक दिलवाता। तो हमने बहुत सारे लोग जो जो इस वक़्त मतलब दुनिया से जा चुके हैं और उनकी फैमिलीज़ कहाँ हैं किसी को नहीं पता था। तो मैंने बहुत से लोगों को तलाश किया, उनके बिहाफ़ पे उनको साथ लेके गया, उन लोगों से नए एग्रीमेंट हुए और उन लोगों को पैसे मिले। आज अगर कोई भी गाना पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का जो ईएमआई के पास मौजूद है, अगर कोई बंदा यूज़ करता है और या उसको कॉपी करता है या उसको यूज़ करना चाहता है किसी कमर्शियल में, किसी फ़िल्म के बैकग्राउंड में या उस गाने को किसी भी मतलब कमर्शियल वे में यूज़ करना चाहता है तो ही हैज़ टू आस्क ईएमआई, उसको ईएमआई से इजाज़त लेनी पड़ती और वो राइट खरीदने पड़ते हैं फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। इसके लिए ईएमआई उसको चार्ज करती है और ईएमआई ने बहुत क्लियरली वो एक एग्रीमेंट बनाया हुआ है जिसमें जो पेमेंट आती है उसमें से उन्होंने एक परसेंटेज उनकी अपनी है और बाकी की में से शायर, मौसीकार और सिंगर इन लोगों में डिवाइड किए था। वो उन्होंने को फार्मूला उनका अपना है जो उनके लीगल्स ने बनाया हुआ। तो वो जो आपको पेमेंट दे के जाते हैं, अगर बीइंग ए मौसीकार की फैमिली हम लोग हैं हमें देते हैं या सिंगर की फैमिली को या सिंगर को जिसको भी देते, वो साथ एक परफॉर्मा आता है जिस पे लिखा होता है कि फ़लाँ गाना फ़लाँ कंपनी ने हमसे ख़रीदा, हमने उससे इतने पैसे लिए, कितने पैसे ईएमआई को गए, इतने पैसे सिंगर को दिए, इतने पैसे मौसीकार को दिए और इतने पैसे शायर को दिए। तो वो एक रिटर्न आता है, उसको रिसीव करके वो डॉक्यूमेंट आपको भी एक कॉपी मिलती है, एक कॉपी वो ले जाते हैं और चेक आपको दे जाते हैं। और ये लाइफ टाइम होता। ये हाँ जी, ये अब लाइफ टाइम उन्होंने सबसे एग्रीमेंट कर लिया। जी। फैमिलीज़ आर वेरी हैप्पी क्योंकि मुझे याद है कि हम कई ऐसी मौसीकारों की फैमिली को पेमेंट देने गए तो उन्होंने कहा कि जब से वो दुनिया से गए हैं, आज पहली दफ़ा किसी ने आके हमें पूछा है कि आप उनकी फैमिली। बहुत बड़े-बड़े शायरों को मिलियंस के अंदर पेमेंट के चेक मैं खुद दे के आया हूँ उनके साथ जाके। बहुत से मौसीकारों को मिलियंस में पैसे मिले हैं और बहुत से सिंगर्स को पैसे मिले हैं। तो ये आजकल जो स्टेटस है वो ये है। आजकल जो एक पाकिस्तान में प्रोग्राम चल रहा है, पाकिस्तान आइडल, उसमें भी जो गाने इस्तेमाल हो रहे हैं वो ईएमआई से लिए जा रहे हैं। उसमें सबसे खुशी की बात ये है कि अताउल्लाह इसा खिलवी साहब ने अपना सारा म्यूज़िक उनको दे दिया है। राइट्स उनको दे दिए हैं कि मेरा म्यूज़िक जो भी बच्चा गाना चाहे, आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग। ये बहुत बड़ी बात है। अताउल्लाह साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान में नई नस्ल को पाकिस्तान के म्यूज़िक के लिए ये बहुत बड़ा काम जो इन्होंने किया, ये उनकी सैक्रिफाइस भी है और उनका कंट्रीब्यूशन भी है टुवर्ड्स द म्यूज़िक। और अब ईएमआई ने उनके साथ चूँकि वो पार्ट का हिस्सा हैं इसका, तमीर आफरीदी साहब भी पाकिस्तान आइडल के जो इसके इसमें टैलेंट को जो वो प्रमोट कर रहे हैं और उसकी ट्रेनिंग का जो हिस्सा है और वो है और वो उसके अंदर ईएमआई से उनको गाने भी वो दे रहे हैं, वो सारे राइट्स उनके पास है। तो वो राइट्स ईएमआई उनको दे रहा है, वो राइट्स यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो हमारे पाकिस्तान के सिंगर्स हैं जिन्होंने नहीं दिए अपने राइट्स, अपने गाने नहीं दिए। ठीक है, उनकी मर्ज़ी है, उनकी अपनी चीज़ें हैं, वो अपना राइट रखते हैं। हर बंदे के पास उसका राइट है जनाब अपनी चीज़ का, तो वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन ये है कि ये आजकल जो स्टेटस है वो ये है अबाउट राइट्स ऑफ सॉन्ग। चलें, अगर हम पाकिस्तान आइडल की बात करें तो यू वर देयर एज ए जज, तो वो कैसी जर्नी थी उसके बारे में मेरा थोड़ा सा। हाँ जी, वो मैं एक्चुअली ये मैं क्लियर कर दूं कि हम लोग जो सिलेक्शन कमेटी थी उसके अंदर जो लोग थे, मैं आई वाज पार्ट ऑफ नन। जजेस का मरहला अगला था। हमें जजेस ही कहा जाता है क्योंकि वो जो आ रहे थे ऑडिशन देने वो यही सोच रहे थे कि ये जज हैं।
तो जज हम इस तरह नहीं थे कि हमने मतलब कुछ 4 गानों सुने और उनमें से एक को सिलेक्ट करके कोई नाम देना था। क्योंकि मैं म्यूज़िक चैलेंज प्रोग्राम भी करता रहा हूँ, तो उसमें मैं कोई हर हफ्ते में 250 लोगों को सुना करता था। तो मेरा एक्सपीरियंस 90s का है इसी काम का। तो नए लोगों को सुनना बड़ा मुश्किल काम होता है, उनका दिल भी ना टूटे, वो दोबारा से मेहनत करें और अपने आप को लेकर आएँ, तो उनको बड़े तरीके से होता है लेके चलना। तो इसमें जी मेरे साथ हम लोग कोई 9 लोग थे, जिनमें लीड कर रहे थे मौसीक़ार अहमद शाह साहब। इसमें अमजद बॉबी साहब के बेटे थे फैसल बॉबी, जो अभी किसी स्कूल में टीचर हैं म्यूज़िक के। मौसीक़ार नज़ीर अली साहब के बेटे थे साजिद नज़ीर अली, जिन्होंने फ़िल्म का म्यूज़िक भी दिया। इनमें शाहिद कमाल थे, मौसीक़ार कमाल अहमद के बेटे, जो फ़िल्म का म्यूज़िक दे चुके हैं। इनमें तारक ताफ़ो थे, मौसीक़ार ताफ़ो साहब के बेटे। और इसमें मैं था, मौसीक़ार बख्शी वज़ीर साहब का बेटा नईम वज़ीर, मैं भी एक फ़िल्म का म्यूज़िक दे चुका हूँ। और इस तरह की ये एक टीम थी जिसने और उनमें किया। हमारे पास एक बूम था और हमने कोई 150 लोगों को, 150 के करीब लोगों को सुबह 8 बजे से लेके मगरिब तक सुना और उनमें से हमने सेलेक्ट किया। और ये सारे चूँकि म्यूज़िक करने वाले, इनमें मैं एक नाम भूल गया, राशिद साहब, जो पाकिस्तान में स्टार राशिद अली खान जो सैक्सोफोन प्लेयर हैं, नुसरत खान और राहत साहब के साथ है, तो वो भी इसमें थे एक जज। तो उनमें से हमने जिन लोगों को सिलेक्ट किया वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे, मतलब इतने चाहिए नहीं थे जिन्हें हमने सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि हम किसी को दिल तो नहीं तोड़ सकते थे। तो फिर वो उन लोगों को री ऑडिशन हुआ वहीं पे, और उस ऑडिशन में फिर उनमें से फाइनल किए गए और फिर उनमें से दोबारा जो लोग थे, क्योंकि ये सारा प्रोसेस ये नहीं था कि सिर्फ हम सुन रहे हैं, हमारे साथ कैमरा भी लगा था, हमारे पास माइक भी लगा हुआ था, और बच्चे आके सामने जो कह रहे थे, जो मैं उनको कह रहा था, या जो मेरी उनकी कन्वर्सेशन थी, जो उनका गाना था, वो सब रिकॉर्ड भी हो रहा था। कि अगर मैं कोई लिखने में गलती कर दूं, या मैं किसी को इग्नोर कर दूं, या मैं किसी को मिस जज कर दूं, तो वो उसका उनके पास रिकॉर्ड मौजूद हो। और अगर कल को कोई क्लेम करता है कि जी आई वाज द वेरी गुड सिंगर, बट द गाय हु वाज टेकिंग ऑडिशन, या आई हैड पर्सनल ग्रजेस विद हिम एंड ही डिडंट सेलेक्ट मी, तो वो उसको भी मतलब जस्टिफाई कर सकते। तो इट वाज अ वेरी प्रोफेशनल वे ऑफ जजिंग द पीपल, एंड वी वर देयर फॉर द सिलेक्शन। फिर फाइनल कराची गए और फाइनलिस्ट ने जाके वहाँ पे गाया। वहाँ जो जजेस हैं, दे आर द रियल जजेस, जिन्होंने आगे प्रॉपर उनमें से सिलेक्ट करके पाकिस्तान को सिंगर्स देने थे। उन पे भी बहुत सारे एतराज़ आ रहे हैं, और एतराज़ करने वाले जो हैं, मैं नहीं समझता कि वो किस हाँ, उनमें से एक इतराज़ फवाद खान के रिलेटेड है। जी लाइक फवाद खान इनको एज ए जज वहाँ पे जो है। जी फवाद खान के लिए बहुत सारा एतराज़ जो मैंने भी देखे हैं और सुने हैं। अच्छा, फवाद खान के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारी इंडस्ट्री में जो भी है, वो आया किसी और काम है। अच्छा। ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक खूबसूरती ये भी है कि यहाँ जो भी आया है वो हाँ। आया किसी और काम है, हम्म। किया उसने कुछ और काम। अब नदीम साहब गाने के लिए आए थे, सिंगर बनने आए थे, और वो हीरो बन गए। अब इसी तरह नूर साहब ने एक्टिंग भी की है, और वो राइटर बने और फिर डायरेक्टर बन गए। वो मोस्टली लोग यहाँ पे किसी और काम आए और वो कुछ और कर गए। तो फवाद खान आए थे इस इंडस्ट्री में एज अ सिंगर। उन्होंने ईपी नाम से एक बैंड बनाया था, और उसके अंदर वो गाया करते थे और अच्छा गाते थे, मतलब अपने शौक के लिए। और आपको पता है, जिसके अंदर शौक होता है ना जिस चीज़ का, वो उसके अंदर उसकी बड़ी महारत होती है। लेकिन अब कुदरत ने उनको एज एन एक्टर कबूल करवा दिया और वो एक्टिंग कर रहे हैं। तो आम पब्लिक चूंकि ये समझती नहीं है कि जजेस टीवी पे जो प्रोग्राम चलता है ना, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो विजुअलाइज उसका होना कि वो विजुअल कैसा आएगा, फिर उसके स्पॉन्सर कैसे आएगा, फिर उसका मतलब लोगों का कैलिबर क्या होगा जो वहाँ पे बैठेंगे और जो करेंगे। तो जो म्यूज़िक के उस्ताद कह रहे हैं, जो साजा जो बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि वो जितना म्यूज़िक को समझते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक को समझते हैं, या जो दूसरे बात कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन चूँकि जो इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेके चले हैं, देखें इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप जब करते हैं तो ये एक दिन में नहीं होता। बहुत सी R&D होती है, इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, बहुत से पहलुओं को देख के फिर ये डिसाइड किया जाता है। और इसकी बेहतरीन मिसाल मैं ये दूंगा कि उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया इस पे, क्योंकि दे अंडरस्टैंड कि ये जो कह रहे हैं इनको नहीं पता, हम जो कर रहे हैं हमें पता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें जजेस की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए, हमें उन गाने वालों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और ये उनमें से बच्चे जो अच्छा गा रहे हैं, मतलब बीइंग म्यूजिक डायरेक्टर और बीइंग लिरिसिस्ट,
मुझे मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं उसमें से अच्छे गाने वाले को चुनूँ और उसको अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर मौका दूँ, चाहे वो जीता है चाहे हारा है, अगर वो अच्छा मुझे अच्छा लगा तो मैं उसको आगे ले आऊँ। कोई सिंगर को अगर कोई अच्छा नहीं लग रहा तो उसको बुलाए और उसके साथ अपना गाना करे, हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है ना। ये माजी में हुआ ना, वो एक हमारी सिंगर है मारिया मीर, उसको रिजेक्ट कर दिया गया और हदीका कियानी ने उसके बारे में कहा कि आप सारी ज़िंदगी सिंगर नहीं बन सकती, वो रोती हुई बाहर आ गई। आज वो पाकिस्तान की बेहतरीन सिंगर है, हमारी फ़िल्म्स के लिए उसने गाने गाए हैं, बहुत बहुत अच्छी आवाज़ है। तो बात ये है कि वो भी इंसान है यार, जजेस भी इंसान होते हैं, उनसे मतलब जजमेंट गलत हो सकती है, कोई बात नहीं। लेकिन कुदरत जो ऊपर बैठी हुई है, उसने जिसको इज़्ज़त देनी है उसने तो देनी है। ट्रू ट्रू। तो मैंने सुना लाइक आपने इब्रारुल हक और शाज़िया मंजूर उनके भी ऑडिशंस जो हैं वो लिए हुए हैं। जी, जो जब हम म्यूज़िक चैलेंज प्रोग्राम कर रहे थे, तो उसमें ये लोग आए थे। और ये किस ईयर की बात है? ये है 90s की, 90s में। 1991, हम्म 92। तो इब्रार इस्लामाबाद से पार्टिसिपेट किए इसमें म्यूज़िक चैलेंज में। हम्म, फिर हमने लाहौर में एक प्रोग्राम किया, ईद के लिए था। उसके अंदर हमने नए लोगों को, मतलब उस वक़्त जो कोशिशें थी वो यही थी कि पाकिस्तान इंडस्ट्री को अच्छे सिंगर, हालाँकि उस वक़्त सारे अच्छे सिंगर लाइव थे, मौजूद थे। हम्म, सुसरैया खानम थी, आरफा सिद्दीकी थी, उसके अंदर महविश थी, ज़रका थी, तरन्नुम नाज़ थी, शाहिदा परवीन थी, शाहिदा अज़ीज़ थी और ग़ुलाम अब्बास साहब थे, रियाज़ इम्तियाज़ साहिबान थे, उसके अंदर मेहदी हसन साहब थे, नुसरत फ़तेह अली खान साहब थे, ग़ुलाम अली साहब थे। मतलब उस वक़्त तो इतना सिंगर था कि हमें सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता था कि हम अपने प्रोग्राम में किसको लें और किसको ना लें। तो उस वक़्त भी इन लोगों ने इतना ज़ोर लगाया कि मुनीर हुसैन साहब थे, हम्म, इन्होंने कहा कि नहीं, हमने नए बच्चों को आगे लेके आना। हमने कोशिश की कि सीनियर और जूनियर्स का मिला के हम प्रोग्राम करें। हामिद अली खान साहब के साथ हमने नई लड़की को गवाया। हमने मुनीर हुसैन साहब के साथ शाज़िया मंजूर को गवाया, अच्छा। वंजली वालड़िया। हम्म फिर हमने इब्रारुल हक के साथ शम्सा कमल को गवाया। कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या ज़माने का। यस यस। शम्सा कमल ने मतलब हेजिटेट किया उस वक़्त कि मैं इसके साथ नहीं गाऊँगी, ये नया कौन है, मैं तो इसके साथ नहीं गा सकती। तो हमने उनको बड़ी मुश्किल मनवाया और वो गाया। तो इब्रार सुबह-सुबह इस्लामाबाद से आ गए और मेरा नाम लेके ढूँढ रहे, तो मैं चूँकि उस वक़्त मास्टर्स कर रहा था, तो मैं एफसी कॉलेज जाता था सुबह, तो वहाँ मेरी क्लासेस ख़त्म होती थी 11:30 और मैं 12 बजे के बाद आता था। तो इब्रार को मैं मिला और इसने कहा जी वो मैं गाने के लिए आया हूँ। तो मैंने इसको सुना और फिर हमने इसको उस प्रोग्राम के अंदर अपने ऐड किया। शाज़िया मंजूर ये पढ़ रही थी यहाँ पे क्वीन मैरी कॉलेज में। तो एक सफदर साहब होते थे, अल्लाह बख्शे, वो ढोलक ढोलक प्लेयर थे, पीटीवी पे गानों में बजाया करते। वो सफदर साहब इसको लेकर आए और उन्होंने कहा कि ये एक बच्ची है तो इसको सुनाएं, ये अच्छा गाती है। तो मैं इसको अवॉइड कर रहा था, मतलब तो मेरे वाले साहब उस वक़्त म्यूज़िक डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा, उस वक़्त वो अच्छी आवाज़ आ नहीं रही थी, हम जिसको भी ऑडिशन कर रहे थे, ईएमआई के अंदर हम कर रहे थे, तो जिसको भी हम बुला रहे थे तो वो मतलब कोई अच्छी आवाज़ नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार वो लड़की को बुलाओ। तो ये थी थोड़ी बॉयिश थी और मतलब पर्सनैलिटी ऐसी थी कि मैं थोड़ा-सा रिलक्टेंट था कि, तो उन्होंने कहा नहीं इसको बुलाओ, तो इसको बुलाया। तो ये जब गाई तो ये बहुत अच्छा गाई। तो मेरे वाले साहब ने कहा, मैं तुम्हें कहा ना कि उसकी शक्ल से मुझे लग रहा था कि अच्छा गाती है, इसको बुलाओ। तो ये इसका हमने ऑडिशन किया और इसको फिर सेलेक्ट किया उसके लिए म्यूज़िक चैलेंज के लिए। हुमैरा अरशद ये हमारे घर मजलिस पढ़ने आया करती थी। उन दिनों मैं ये प्रोग्राम कर रहा था तो मुहर्रम में मेरी वालदा ने मुझे कहा कि, इनकी वालदा ने कहा कि मेरी बेटी को उसमें म्यूज़िक चैलेंज में गवा दें। तो मेरी मदर ने मुझे कहा कि इसको गाना है, तो मैंने कहा माँ जी वो तो मजलिस पढ़ती है तो वो गाना गाएगी। तो मेरी मदर ने कहा कि बेटा वो उसकी मदर ने गाया है, वो दे आर इंटरेस्टेड, तो आपको क्या एतराज़ है? तो मैंने कहा ठीक है आप भेज दें। तो ये आई, फिर इनको हमने सुना, इनको सेलेक्ट किया। तो ये वो लोग हैं जिनको हमने सेलेक्ट, तो मैंने बहुत से किए। सर मैंने ऐसे-ऐसे लोग सेलेक्ट किए म्यूज़िक चैलेंज में कि आज आप सुने तो आप हैरान हो जाएँगे। मैंने कारपेंटर की दुकान पे काम करने वाले लड़के को सेलेक्ट किया, जिसके पास वीडियो करते वक़्त जब वो आया, तो उसके पास कपड़े नहीं थे अच्छे जो वो पहन के गा सकता। तो मैंने एक लड़के को, उसी प्रोग्राम के एक सिंगर को, उसके कपड़े लेके उसको पहनाए, उस सिंगर को मैंने बाथरूम में बंद किया उतनी देर और उस बंदे की वीडियो की। मुझे ये था कि कोई गरीब आदमी सामने आ जाए, उसका फ्यूचर बन जाए। एक रिक्शे वाले को मैंने गवाया, वो यंग बच्चा था, रिक्शा चलाता था। मुझे वो उसके कुछ 8 साल बाद वो कहीं मिला, ये गुलबर्ग में। तो मुझे कहता है कि सर आपने मुझे पहचाना? तो उसने टोपी पहनी हुई थी जिसमें सिर्फ नाक और आंखें निकली होती। तो मैंने कहा भाई जिस तरह की आपने टोपी पहनी आपकी बीवी भी नहीं पहचानेगी। तो कहता नहीं सर, म्यूजिक चैलेंज प्रोग्राम में मैं गाया था। तो मैंने कहा यार तब से रिक्शा ही चला रहे हो? तो मैंने तो कोशिश की तुम्हें बेहतर हो जाए। मैंने दर्जी गवाया उसमें, मैंने टीचर्स को गवाया, बहुत से लोगों को गवाया, क्योंकि हमने कोई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चूँकि सिलेक्शन की टोटल ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी,
तो मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जिन लोगों को सिलेक्ट किया आज वो पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है, और जो नहीं बन सके वो उनके नसीब थे। ट्रू ट्रू। आप कहते हैं ना कि म्यूजिक इज नॉट ए कैरियर, इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी तो लाइक व्हाट डू यू थिंक? सर देखें, म्यूजिक वह जगह है, मतलब एक वाहिद फील्ड है जिसमें दो नंबर ही नहीं चलती। प्योरिटी है, आधा सुर कुछ नहीं होता, पूरा सुर लगाना पड़ता है। आपने सिंगर की रिकॉर्डिंग नहीं देखी, हमने रिकॉर्डिंग करते हुए 7-7 घंटे बड़े बड़े सिंगर्स को खड़े हुए देखा है कि वो मौसीकार जो कह रहा है वहाँ नहीं लग रहा, सुर नहीं आ रहा, वो जगह ही नहीं कह पा रहे। तो ये एक पूरा एक 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 इसकी साइंस है। आपने सा को सा ही कहना है, पा को पा ही कहना है। सा पा है तो सा पा दोनों अलग-अलग बोलेंगे। आपको सा की जगह नी नहीं लगा सकते, नी की जगह पा नहीं लगा सकते। तो आपको वो जो सुर है वो बोलना पड़ेगा। तो ये एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उसके अंदर रहना है। जिस राग में आप जा रहे हैं, जिस राग के सुर लगे हुए, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। तो ये मैं अक्सर कहता हूँ कि प्योरिटी करते हैं, प्योर काम करते हैं। म्यूजिक बहुत ही प्योर काम है, लेकिन उसके साथ मुनाफकत करते हैं, ये मुझे समझ नहीं आती। चलिए, अगर हम पाकिस्तानी म्यूज़िक की बात करें उसके फ्यूचर की, तो आपको क्या लगता है कि वो इस स्टैंडर्ड का है कि वो मे बी इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सके? देखिए जी, पाकिस्तान का म्यूजिक को ना, हम जब तक हम पाकिस्तानी म्यूजिक कर रहे थे ना, हम बहुत अच्छे थे। जब से हमने वो म्यूजिक की ज़बान में कहते हैं मिशल मेल, मिशल मेल होता है रागों को मिला के एक कोई चीज़ डेवलप करनी है। एक राग में नहीं करें, वो मुख्तलिफ रागों को मिल के। तो जब हमने अंग्रेज़ी को भी डाल लिया, कव्वाली को भी डाल लिया, अब आजकल गाना बनता है ना तो उसमें अंग्रेज़ी भी डालते हैं, कव्वाली भी डालते हैं, फिर ओएसटी का कल्चर भी डाल देते हैं उसके अंदर। तो एक ही गाने में 10 चीज़ें मिला देते हैं, तो वो गाना हमें साउंड गुड नहीं होता, वो साउंड बैड हो जाता है। कि शुरू में एक आहिस्ता सुना, मैं आहिस्ता वाला गाना, मैं एक सॉफ्ट गाना सुनने वाला बंदा, अगर मैं उसको सुनता हूँ सॉफ्ट शुरू, एकदम से वो तेज़ होता है, तेज़ होने के बाद रैप आ जाता है, रैप के बाद एंड पे कव्वाली पे एंड जाओगे होता है। तो जो कव्वाली पसंद करने वाला उसको एंड पे मज़ा आएगा, जो सॉफ्ट सुनने वाला है उसको शुरू में मज़ा आएगा। तो जॉनरा को पहचानना बड़ा ज़रूरी है कि आप किस काम को करने जा रहे हैं, उसके अंदर रह के आप काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर ये है कि मौसीकार, सिंगर, शायर, ये 3 लोग होने चाहिए। जब ये तीनों एक ही बंदा कर रहा होता है ना, तो फिर उसको जो ईज़ी पड़ता है वो कर देता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो पसंद है वो सबको पसंद आएगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। आप देख लें आज के गाने 1 हफ्ते के गाने होते हैं। हाँ, ऐसे ही। एक मेरे महीने माइंड में के। बल्कि अभी यही आ रहा था कि यही आई गेस यही रीज़न है फिर कि जो पुराने गाने हैं वो आज भी सुने जाते हैं और लोग उसको मतलब शौक से सुनते हैं। लेकिन जो आजकल के मूवीज़ के या वैसे ड्रामास के जो सॉन्ग है वो ज़्यादा से ज़्यादा महीना 2 महीना एंड ये दैट बिल्कुल वैसे ही है ना, रोटी आपके घर में रोज़ पकती है, दैट। ठीक है? पिज़्ज़ा आप कभी-कभी खाते हैं। ये पिज़्ज़े, शवारमे, पास्ते, ये कभी-कभी की चीज़ें हैं। ये प्रॉपर नहीं जा सकते, रोटी हमेशा चलती रहेगी। हाँ। तो वो प्योरिटी है ना, वो गंदम की बनी हुई प्योरिटी है, और एक उसके साथ एक उसकी अपनी एक फ़ील है। तो ये गाने में से फ़ील ही उड़ गई है। शायरी में से वो शायरी नहीं रही, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, जो दिल करता है वो लिख देते हैं। मतलब मैं गाना सुन रहा था तो मुझे बड़ी हँसी आई। वो शायर ने लिखा मुख्तसर मुलाकात है। तो उसका मौसीकार ने जो वो गाना बनाया तो मुख्तसर इतना लंबा कर दिया, मुख्तसर, भाई उसने मुख्तसर कहा है तो आप मुख्तसर करो ना इसका। हाँ, उसमें भी वो इतना लंबा ले गया मुख्तसर पे, जब उसने लिखा मुख्तसर है तो उसका मुख्तसर ही रहने दो। तो आजकल ये सेंस बड़ी ज़रूरी है, म्यूजिक डायरेक्टर को ये सेंस होनी चाहिए कि वो जो लफ्ज़ कह रहा है, ये पुराने मौसीकारों में यही क्वालिटी थी कि वो लफ्ज़ों को प्रॉपर लेके चलते थे। मैं अपने वाले साहब को देखा म्यूजिक बनाते हुए, वो गिनते थे, उसकी टाइमिंग करते थे कि इसको मैंने किस ठाठ में लेके जाना है, इसको किस रिदम में लेके जाना है, ये गाना कैसा लगेगा, इसमें कोई लफ्ज़ फंस गया है तो वो ये लफ्ज़ टूटना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सीखने से आती हैं। हमारे पास असातिज़ा मौजूद है, हमारे पास बहुत बड़े-बड़े नाम मौजूद हैं, जो लोग आज भी जिनको हम सुनते हैं तो हम एकदम से हैरान हो जाते हैं कि यार क्या बात है, असल म्यूज़िक तो ये। आप 50 गाने सुन लें नए लोगों के, जब आप गुलाम अली साहब को सुनेंगे तो आपको मज़ा ही हो रहेगा। बिल्कुल जब आप गुलाम अब्बास साहब को सुनते हैं तो आपको मज़ा ही हो रहा था। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लोगों को ये समझ आ चुकी है। अभी याद सलामत एक प्रोग्राम हुआ है, उस्ताद सलामत अली खान साहब के बच्चों ने वो करवाया, उसके अंदर जैम पैक था 3 दिन। तो उससे साबित हुआ कि दुनिया सुनना चाहती है, प्योर म्यूजिक लोग सुनना चाहते हैं। वो ये नहीं था कि अगर अब आप देखें पॉप का सजाद अली का कॉन्सर्ट हुआ है तो वो भी दुनिया उसमें भी जैम पैक थी। तो ये क्लासिकल हुआ है
तो क्लासिकल में भी दुनिया डैम पैक है। तो इसका मतलब लोगों में सेंस आ गई है, अच्छा म्यूजिक सुन रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में बड़ा अच्छा म्यूजिक होगा। बिल्कुल। ये एक होती है, एक हवा आती है सर, जब आंधी चलती है ना तो शॉपर हवा में आ जाते हैं, वो जब आंधी खत्म होती है शॉपर सारे चले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल और मजबूत पत्थर वहीं के वहीं रहते हैं बिल्कुल वो। बिल्कुल। राइट। तो लाइक यंग क्रिएटर्स के लिए कोई एक एडवाइस आपकी तरफ से? सर मैं देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बड़ा अदना सा क्रिएटर हूँ, मैं किसी को क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये है क्रिएटिविटी सर की नहीं जाती, क्रिएटर्स आर सिलेक्टेड, हम्म अल्लाह ताला की सिफ्त है। क्रिएटर वो है, तख्लीककार वो है, हम्म मुसव्वर वो है। जो तख्लीक है ना, ये उसकी मर्जी से आती है, वो जिसको चाहे सिलेक्ट कर ले। आप देखें ना, वो कहते हैं कि हवाओं का मालिक, अगर मैं कुछ लिखने बैठता हूँ तो ये किधर से आता है? हम्म ये वही देता है। जब कोई मौसीकार बैठ के कोई ट्यून बनाता है तो ये ट्यून उसको किधर से आती है? ये अल्लाह ताला ही उसको देता है। वो अपनी सिफात किसी के साथ उसकी उसको इज्जत देने के लिए शेयर कर लेता है। उसे मतलब ये नहीं कि वो मुसव्वर हो गया, वो क्रिएटर हो गया, वो सारा कुछ हो गया, नहीं, वो नहीं होता। वो उसकी सिफात उसी के पास है। उसको पता नहीं किसी पे रहम आ जाता है, किसी पे कितना प्यार आ जाता है कि उसको तख्लीककार बना देता है। मतलब तख्लीककार तो वही है। तो जो भी क्रिएटर है वो अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए सर, हर एक की ना अपनी एक परसेप्शन है, अपनी एक फील है, हम्म अपनी उसकी उसकी मतलब लिमिट है। हवाओं में खोने की एक लिमिट है, समुद्र पे खड़े होने का भी एक एक हौसला है। हम्म आप उन लहरों को कब तक देख सकते हैं? हम्म कोई बंदा होगा वो सारा दिन सारी रात बैठा रहेगा समुद्र पे। हम्म, कोई बंदा 10 मिनट बाद उगता आ जाता है, यार बहुत तेज हवा है यार, मुझे जाना है। सही। तो ये तकलीक जो है ना, ये इट टेक्स यू टू अनदर वर्ल्ड। मैं खुद चीज़ें लिख के बाद में सोचता हूँ कि यार ये मैंने लिखी, हम्म, मुझे खुद नहीं समझ आती, आई कांट राइट दैट। आमद जिसको आप आमद मतलब आमद आमद नॉर्मली कहते हैं, आमद। सही से। चलें, अगर हम अपनी डिस्कशन को थोड़ा सा वाइंड अप करें, कोई एक एडवाइस जो आपको सरबख्शी वज़ीर की कोई एक एडवाइस जो आपको याद हो अभी भी, और ऑब्वियसली काफ़ी होंगी, जी कोई बहुत एक, बहुत सी हैं सर। कोई एक। बस वो इस वक्त के हवाले से मैं यही कहूँगा कि वो कहते थे कि जो तख्लीककार होता है ना, हम्म, आर्टिस्ट होता है, वो गुस्सा नहीं करता। हम्म, आप सोने की चीज़ बना लें हम्म, जिसके लिए आपने बनाई है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो वो ज़ीरो है। यू हैव टू सेटिस्फाई द पर्सन टू होम यू आर वर्किंग। हम्म, आप बहुत अच्छा गाना बना लें, आप बहुत अच्छा लिख लें, मेरे सामने वाला जिसके लिए मैं लिखने लगा वो कह रहा नहीं मैंने, और मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूँ, हम्म, मुझे लड़ना नहीं है, मुझे उसको सेटिस्फाई करना है। मैंने जो पहला गाना लिखा था, इंडिया में साहब आए थे इंडिया से, तो उनके लिए लिखा था, हम्म, तो पूरी रात उनको पसंद नहीं आया था। पहला जो लिखा उन्होंने कहा दिस इज 5% व्हाट आई नीड। तो दिन चढ़ गया, मैं फाड़ के फेंकता जा रहा था। जो दिन को मैंने उनको लिख के दिया था, दिन सुबह आखिरी गाना, तो उन्होंने कहा दिस इज 250% ऑफ दैट आई वांट। तो मुझे उन्होंने कहा कि व्हाट विल यू डू विद दिस? अगर दिस इज ट्रैश, आई एम हियर जस्ट टू राइट फॉर यू। हम्म, तो उन्होंने कहा यार मैंने आपको इतनी तकलीफ दी, इतना कुछ किया, और आपने इतना मेरे लिए लिखा, तो आप इसमें अगर, अब मुझे लगता है आप मुझसे बहुत चार्ज करेंगे, क्योंकि करना भी चाहिए। तो मैंने कहा आई विल नॉट चार्ज यू सिंगल पैनी। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा आपने मेरी प्रैक्टिस बहुत करवा दी मेरी लर्निंग बहुत हुई। एक वो जो ऑफ द कैमरा हम डिस्कस कर रहे थे, मुझे वो याद आ गई, अगर हम क्विकली उसको जो डिस्कस करके, क्या? जो आपके फादर ने कहा था कि मे बी जब यू गॉट अपॉइंटेड इन सम। हाँ जी, मैं 89 जब बेनज़ीर दौर था ना, तब हम्म की बात है। हम्म मैं आई वाज अपॉइंटेड एज सीनियर ऑडिटर, एजी ऑफिस। हम्म तो मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी वहाँ पे जेलम में। हम्म तो मैं जब जाने लगा तो मेरे फादर ने मुझे बिठाया और उन्होंने कहा कि 14वें स्केल की जॉब थी। तो उन्होंने कहा डू यू नो व्हाट इज सीनियर ऑडिटर? हम्म तो आई सेड नो, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने उस वक्त बीए किया था, तो मैं साइंस स्टूडेंट था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि। तो उन्होंने कहा बेटा ये वो जॉब है कि तुम दिनों में करोड़पति हो जाओगे। अच्छा तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि दिनों में करोड़पति हो जाऊंगा, और क्या चाहिए। तो मैंने कहा वेरी गुड। तो कहते लेकिन तुम्हें बात बताऊं, ये इतना क्या है कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। हम्म तो मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा जी। कह रही यार ये पैसा हराम का होगा, रिश्वत का होगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी नस्ल में रिश्वत का पैसा ना लाओ यार। मैंने ज़िंदगी में कभी हराम की कमाई नहीं घर में लाया, तो बेटा ये ना लाओ। अगर तुम्हारे नसीबों में
कोठी गाड़ी होगी ना तो अल्लाह तुम्हें दे देगा। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तुम ना जाओ इस नौकरी। तो मैंने वो अपॉइंटमेंट लेटर फाड़ा और मैं चला गया। क्या बात है। चलें, अगर इसको वाइंड अप करें, एक क्वेश्चन जो मैं हर गेस्ट से करता हूँ इन द एंड, व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? सर मेरे वाले साहब कहते थे कि ज़िंदगी में कामयाबी का पंछी भी ना 2 ही परों से उड़ता है, एक हार्ड वर्किंग और एक लक। अगर सिर्फ हार्ड वर्किंग हो तब भी वो पंछी सक्सेस की तरफ नहीं जा सकता, वो एक साइड पे जाएगा। और अगर लक काम कर रही हो और हार्ड वर्किंग ना हो तो तब भी वो एक साइड पे जाएगा। तो इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, योर बोथ विंग्स शुड वर्क, वन इज़ हार्ड वर्किंग एंड वन इज़ लक। ये दोनों पर काम करेंगे तो आप सक्सेस की तरफ जाते हैं। वरना मैंने बहुत से लोग देखे हैं, मैंने बड़े बड़े कारीगर फारिग देखे हैं और बड़े छोटे से इलम वाले बंदे बड़े कामयाब देखे हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि मेहनत से इंसान अच्छा कारीगर बन जाता है, कामयाबी दुआ से मिलती है।